मैं नीरज कुमार अमर उजाला से संवाद न्यूज एजेंसी के लिए प्राचीन कला केंद्र, जहां नृत्य, संगीत और वादन की कला सिखाई जाती है, जो पारंपरिक रूप से भारत की पहचान दिलाने वाली ये कलाएं हैं। कल 29 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस है। हम बात करने आए हैं नृत्य के महान गुरुओं से, जो बताएंगे कि गुरु शिष्य परंपरा क्या है, हमारी जो भारतीय परंपरा में नृत्य और संगीत है उसका क्या महत्व है पूरे विश्व पटल पर। तो हम बात की शुरुआत करते हैं प्राचीन कला केंद्र के सह रजिस्ट्रार हैं मैम। हाँ जी, एडिशनल रजिस्ट्रार डॉक्टर समीरा कौसर से। तो मैम ये बताइए कि आज रील के दौर में जो रील्स बन रहे हैं उसमें जो हमारा नृत्य है वो कहाँ खड़ा होता है, और गुरु शिष्य परंपरा के तहत हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं, आगे इसका भविष्य क्या है रील्स का और कथक का। तो डॉक्टर समीरा कौसर कथक गुरु भी हैं। जी मैम नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद मेरे को यहाँ आपने मौका दिया। मैं एडिशनल रजिस्ट्रार हूँ प्राचीन कला केंद्र में और एक नृत्य सिखाती हूँ, सीखती हूँ और इसी तरह से सिलसिला चल रहा है। बात आपने पूछी रील्स की। आजकल प्रगति का दौर है, चेंज अपरिहार्य है, बदलाव तो आना ही है। कितना भी हम पुरानी अपनी जड़ों को पकड़ के खड़े रहें पर बदलाव तो आएगा ही। मैं तो हमेशा कहती हूँ टेक्नोलॉजी की सुनामी आई हुई है तो उस पर असर मतलब प्रभाव और प्रतिप्रभाव तो होगा ही। मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को कहती हूँ कि रील्स बनानी है तो बनाइए, मतलब 1 मिनट की रील बनानी है तो बनाइए, पर 1 घंटे का नृत्य करने का भी हौसला रखिए। उतना भी सीखिए कि कभी मंच पर 1 घंटा 2 घंटा सोलो परफॉर्मेंस दे सको। केवल वही नहीं करना चाहिए, सब कुछ करना चाहिए बच्चों को। गुरु शिष्य परंपरा के तहत सीखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो YouTube से या इंटरनेट से बच्चे सीख लेते हैं, पकी पकाई हांडी उनको मिल जाती है, उसकी फिर उतनी वैल्यू भी नहीं रहती, और ये उसका जो प्रोसेस है वो किस तरह से बनी है वो मिस हो जाता है, तो उसकी वैल्यू भी ख़त्म हो जाती है। तो बच्चों को ये नहीं पता कि पहली चीज़ें जो बेसिक्स हैं वो क्लियर नहीं है इन बच्चों के, और बड़ी बड़ी इतनी आके क्वेश्चन कई बार ऐसे करते हैं इंटरनेट पे देख के कि ये लमछड़परन है मैडम, ये सिखाएंगी आप? मैंने कहा ओके, ये तो हमें एमए में भी नहीं सीखा था हमने। तो मतलब आधी अधूरी जो ज्ञान है वो बहुत ही खतरनाक है। तो मैम एक चीज़ ये है कि अभी जो एक आप ऑफलाइन यहाँ पर सिखाती हैं, हाँ जी, और एक ऑनलाइन भी क्लासें चलती हैं, तो ऑफलाइन और ऑनलाइन में गुरु शिष्य परंपरा का क्या प्रभाव पड़ता है? क्योंकि यहाँ पर आपका पैर छूते हैं, आपके सामने वो कुर्सी पर नहीं बैठते, आपके कदमों के नीचे बैठते हैं, तो वहाँ पर कैसे होता है वो? देखिए जो ऑनलाइन टीचिंग हो गई है शुरू, कोविड हमें बहुत कुछ सिखा गया। मैम एक चीज़ आपसे मुझे यह समझना है कि जैसे अब ऑनलाइन और ऑफलाइन यहाँ पर जो आप विद्यार्थियों को सिखाती हैं, जो विदेश से भी बच्चे आए हैं सीखने के लिए, तो एक तो गुरु शिष्य परंपरा के तहत है कि आपके पास ऑफलाइन यहाँ पर प्रत्यक्ष रूप से सीखते हैं, तो आपके कदमों में बैठते हैं, चरण स्पर्श करते हैं, आपका बड़ा मान आदर करते हैं। जो ऑनलाइन क्लासेज होती हैं उसको आप कैसे देखती हैं? देखिए ये क्योंकि जो सारी दृश्य कलाएं हैं और एक्सपीरियंशियल लर्निंग है सारी, ये तो इसमें तो कोई शक ही नहीं है कि जो 1 to 1 आमने सामने बैठकर जो शिक्षा होती है उसका कोई मुकाबला नहीं है। पर कुछ भी ना करने से तो अच्छा है कि कुछ करें। मुझे हमेशा लगता है कि जो बेसिक्स सीखा हुआ है बच्चा, उसमें हमने ट्रेडिशंस भी उसको बता दी, ये जो आप सब बातें बता रहे हैं कि गुरु की इज़्ज़त कैसे की जाती है, ये सब शुरू में ही सिखाया जाता है। और डांस के सबक के साथ साथ ये आसपास की चीज़ें हैं जो इसके डांस की शिक्षा के साथ ये वैल्यूज़, ये कदरें कीमतें उनको सिखाई जाती हैं। तो बेसिक्स में अगर बच्चा आमने सामने मतलब
सीख ले तो फिर ऑनलाइन भी आगे कैरी फॉरवर्ड हो सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि ये हर एक चीज़ का नफ़ा और नुकसान होता है। अब जो ऑनलाइन सीखते हैं, कई बच्चे इतनी दूर से अमेरिका से बैठे हमारे से ऑनलाइन ले रहे हैं, पर शिक्षा तो जा रही है ना, वो फिर से वही डिपेंड करता है कि आप टेक्नोलॉजी को कैसे यूज़ कर रहे हैं। अगर आप ऑनलाइन किसी से शिक्षा कोई अच्छे गुरु से ले रहे हो तो उसमें कोई हानि भी नहीं है मुझे लगता है, पर आमने सामने सीखना, गुरु के पास रह कर सीखना, उसका तो कोई पैरेलल ही नहीं है। अब हम बात करते हैं भरतनाट्यम। अब हम बात करेंगे ओडिसी के गुरु लीशा मोहंती से कि ओडिसी का क्या भविष्य है, क्योंकि ओडिशा जो पहले कभी कलिंग था, उत्कल, अब ओडिशा, अब ओडिशा बना। ओडिशा से ही ओडिसी नृत्य बनी, तो ओडिसी नृत्य का क्या प्रभाव है उड़ीसा में तो है ही है, और ये चंडीगढ़ में या नॉर्थ इंडिया में क्या इसका प्रभाव है, क्योंकि यहाँ पर सीखने के लिए लोग आते हैं और विदेश से भी छात्र छात्राएँ आती हैं यहाँ सीखने के लिए। तो आपका क्या अनुभव है ओडिसी के बारे में? नमस्ते। सबसे पहले मैं एक करेक्शन चाहूँगी कि मैं अभी तक, जैसे दीदी ने बोला, अभी तक मैं गुरु बनी नहीं हूँ। मेरी जो छात्रा भी आया है मेक्सिको से, मैं सबसे पहली बात उनको बोलती हूँ, देखो मैं टीचर भी नहीं हूँ, मैं तो आप लोगों के लिए प्राइमरी टीचर हूँ। मेरे को आपका सर जो फाउंडेशन है पहले ठीक करना है। आप ABC नहीं सीखेंगे तो CET काट भी नहीं पढ़ पाएंगे ठीक से, BET काट हो तो वो नहीं जान पाएंगे। तो मेरा जो मकसद है पहला 3 साल में, पहले मैंने आपका जो फाउंडेशन है, ग्रामर जो है आपको ठीक से सिखाने का है। और चलते मैं आपको ओडिसी के बारे में बताती हूँ। ओडिसी का जो फर्स्ट मेंशन है वो नाट्य शास्त्र में है। नाट्य शास्त्र हम सारे क्लासिकल शास्त्रीय नृत्य का सारा बेस है, ग्रामर वहीं से आता है। तो उसमें उन्होंने मेंशन किया है उड्र मगधी स्टाइल। तो वो आज के दिन में आप जो देख रहे हैं, जो ओडिसी नृत्य जो 1956 में क्लासिकल बना, उसका जिक्र नाट्य शास्त्र में भी है। तो ये जो है हमारा जगन्नाथ जी, पुरी के जगन्नाथ जी, तो उड़ीसा का जो मुख्य भंगी है वो जगन्नाथ जी से आया है, उसको हम चौक बोलते हैं, चौक। और जो दूसरा मेन भंगी है त्रिभंगी, वो कन्हैया श्री कृष्ण जी से आया है। तो ओडिशा का जो शुरुआत है वो जगन्नाथ जी के पूरी धाम से, शिव मंदिर में वहाँ भी लोग जगन्नाथ जी की सेवा में देते थे। उसके बाद हमारा वो जब मुगल के टाइम में जो संस्कृति थोड़ा दबने लगा, औरतों को अपना नृत्य करने में लोग परिवार से थोड़ा सा प्रॉब्लम आने लगा, तब वहाँ के जो संत थे उन लोगों ने अखड़ा टाइप करके तब बोलते थे गोटीपो के संस्कृति थे तब पनपा। कैसे छोटे छोटे बच्चे आके इकट्ठा, तभी से, क्योंकि आपने पूछा गुरु शिष्य परंपरा, तो कुल मिलाकर ये है कि ओडिसी नृत्य जो है वो संघर्षों से पनपा है, काफ़ी संघर्ष किया है अपने आप को स्थापित करने के लिए। तो अब मैम एक चीज़ ये है कि आज वर्तमान समय में पूरा डीजे वाला डांस है, और भी कई तरह के नए नए डांस हैं। एक उठा पटक डांस है, बिना मतलब कुछ भी नहीं आ रहा है, तो ढोल पीट दो, नाच लो। तो इसमें और उसमें क्या अंतर देख रहे हैं? फैशन एक फास्ट फैशन है, आप सुने आजकल जानते होंगे बच्चों ने, आज फैशन के ट्रेंड्स होता है, ओके, तो ऐसे ट्रेंड्स आते रहेंगे। और जो मूल तत्व है उसको कोई ला नहीं सकता। ये है सुचित्रा मित्र, भरतनाट्यम के गुरु हैं, भरतनाट्यम सिखाती हैं। भरतनाट्यम के गुरु नहीं बल्कि ये विद्यार्थियों को भरतनाट्यम नृत्य सिखाती हैं। तो मैम भरतनाट्यम क्या है? एक तो कथक गुरु हैं आप, भरतनाट्यम हैं, और मैम हैं ओडिसी के गुरु। तो हम ये भरतनाट्यम जो है, ये भरतनाट्यम
कि विधा क्या है और भरतनाट्यम सीखना क्यों जरूरी है, क्योंकि मैं देखता हूँ कि कहीं कथक है, भरतनाट्यम है, और भी अलग अलग प्रांतों में अलग अलग हमारे जो नृत्य की शैलियाँ हैं। तो भरतनाट्यम बहुत बड़ा एक अपना प्रभाव छोड़ा है पूरे देश में और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी। तो इसके बारे में आप ज़रा बताएं, गुरु शिष्य परंपरा के तहत भरतनाट्यम की क्या महत्व है? थैंक यू सो मच। हाँ जी, मैं भरतनाट्यम प्रैक्टिस करती हूँ, अभी भी सीख रही हूँ। आपने सही बोला, गुरु अभी तक बन नहीं पाया शायद, क्योंकि गुरु बनने के लिए और भी कुछ करना पड़ेगा। भरतनाट्यम जो शैली है ये साउथ इंडिया से आया है, तो नेचुरली उसमें हमारा साउथ इंडियन जो लैंग्वेज होता है, मेनली तमिल भाषा में मोस्ट ऑफ द सॉन्ग्स होता है। और मैंने वहाँ पर जाके जब सीखा, हमारा फर्स्ट थिंग जो मेरे को मिला कि नॉन तमिलियन को तमिल सीखना है। मतलब जो कल्चर का आप नृत्य सीख रहे हो वो कल्चर को इन एंड आउट आपको पता होना चाहिए। तो मेरे को भी सीखना पड़ा तमिल, वहाँ पे लिखना, पढ़ना, बोलना सब कुछ। तो आप बंगाल से हैं, तो बंगाल का कल्चर और तमिल का कल्चर में डिफरेंस है, भाषा में अंतर है, उसका जो हम उच्चारण करते हैं, प्रोनाउंसिएशन करते हैं, उसमें भी फर्क है। तो कितना कठिन है उत्तर भारत के लोगों को भरतनाट्यम सीखना? आपने सही बोला, कठिन है, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। लेकिन अब देखिए, हम लोग कोई भी काम शुरू करें, पहला स्टेज होता है वेरी डिफ़िकल्ट, लेकिन धीरे धीरे करते हुए वो डिफ़िकल्ट चीज़ इजी हो जाता है। तो लैंग्वेज भी वही है, बहुत डिफ़िकल्ट है तमिल लैंग्वेज, लेकिन जब मैंने सीखा अभी कोई मुश्किल नहीं लगता मेरे को। मैं अभी भी तमिल सॉन्ग तमिल में लिखती हूँ, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। जो भाषा में है आप उस भाषा में ही लिखोगे तो आपका प्रोनाउंसिएशन एग्जैक्टली वही होगा। तो आप ये बताइए कि भरतनाट्यम का भविष्य क्या है? बहुत ब्राइट, बहुत ही ब्राइट मैं बताऊंगी। और आप जो पहले भी पूछ रहे थे कि आजकल का ये रील्स या यूट्यूब के ज़माने में, हाँ, बहुत डिटेरियोरेशन हुआ है, लेकिन समीरा ने भी जो बोला दैट कुछ ना हो उससे तो बेटर कुछ तो हो रहा है। लेकिन ओरिजिनली हमारा जो है, जो भी कला हम लोग सीखना चाहते हैं, हम लोग इसको बोलते हैं गुरुमुखी विद्या। गुरु के पास बैठ के सीखने का जो एक एडवांटेज है, ऑनलाइन में यस 100% नहीं होगा, 50% हो सकता है सामने बैठ के। और हमारे डांस में जो भी शैली आप बोलिए, इट्स नॉट ओनली इन भरतनाट्यम, हम लोग सिर्फ डांस नहीं सिखाते हैं। डांस मतलब हाथ हिलाया, पैर हिलाया, बॉडी हिलाया, नो, उसके साथ साथ हमारा कल्चर का जो एथिक्स है, वैल्यूज़ है, वो सारा हम लोग ट्रांसफ़र करते हैं टू द स्टूडेंट्स, टू द डिसाइपल्स। वो ऑनलाइन में भी हो सकता है, लेकिन हाँ, आमने सामने बैठने का एक अलग से होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण होता है ये पॉइंट। तो ये जो आपके नए विद्यार्थी हैं या जो अभी सीखने वाले हैं या जो सीखना चाहते हैं, जो विद्यार्थी हैं, उनके लिए क्या संदेश है एक गुरु के रूप में विद्यार्थियों के लिए? पहला चीज़, गुरु के पास जाके सीखो, ना कि यूट्यूब कभी आपका टीचर नहीं बन सकता, रील्स कभी आपका टीचर नहीं बन सकता, कभी नहीं। पूरा सीखने का बाद मिनिमम 3 साल सीखो, उसके बाद रील करने का सोचो। 1 साल सीख के या 1 हफ्ता सीख के रील बनाना, वो एब्सोल्युटली नामुमकिन है, होना नहीं चाहिए। कुल मिलाकर के हमने यह देखा जी। कि कई कठिन परिस्थितियां आई हैं और आएंगी, लेकिन हमारी भारतीय परंपरा की जो नृत्य शैली है और नृत्य कला है, यह हमेशा विद्यमान रहेगा। ऐसे शुद्ध ही गुरुजन
हमारे बीच में रहेंगे, हमारे समाज में, तो हमारा यह कला और प्रफुल्लित होगा और पल्लवित होगा और आगे बढ़ेगा। इन्हीं बातों के साथ सभी गुरुओं का हमारी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमसे बात की अमर उजाला के लिए। तो आप अमर उजाला देखते रहिए। थैंक यू। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।